कि हेलो गाइस। जैसा कि आप सभी जानते हो कि मैंने आरआरबी पीयू का जो एग्ज़ाम है वो क्लियर कर रखा है और मैं एक आरआरबी में एज एन असिस्टेंट मैनेजर अभी फ़िलहाल वर्क कर रही हूँ। तो आज की वीडियो में ना मैं अपनी स्ट्रैटेजी फॉलो बताऊंगी कि मैंने किस तरीके से इस पेपर को क्लियर करा एंड अपनी स्ट्रैटेजी ना बता के मैंने कुछ इस तरीके से मॉडिफाई किया है कि इस बार जो आरआरबी पीयू का पेपर होगा या क्लर्क का पेपर होगा उसे आप किस तरीके से क्लियर कर सकते हैं। वैसे मेरा मेन फोकस तो पीओ को लेकर होगा, पर लेकिन चाहे बात करें पीओ की या क्लर्क की तो दोनों ही का तरीका जो है वो सेम रहता है, तो आप दोनों की प्रिपरेशन इसको लेकर कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप भी आरआरबी में एज अ पीओ वर्क करना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। प्लस आपने अगर अभी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल आइकन ज़रूर हिट करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, और साथ ही साथ इस वीडियो को उन लोगों के साथ भी शेयर करें जो कि कहीं ना कहीं आरआरबी पीओ की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो चलते हैं, बढ़ते हैं आगे। ठीक है, अगर आप सभी लोग जानते हो कि आईबीपीएस ने अपना कैलेंडर रिलीज कर दिया है। उस कैलेंडर के अकॉर्डिंग जो पेपर होने वाला है वो कब होने वाला है, वो होने वाला है अगस्त में। तो अगर हम मोटा मोटा देखें तो हमारे पास कितना है, 4 महीने हैं इसको प्रिपेयर करने के लिए। 4 महीने बोले तो 120 दिन। 120 दिन की बात करें तो 120 दिन ना तो कम है किसी भी पेपर की प्रिपरेशन करने के लिए, ना ही ज़्यादा है। ज़्यादा का मतलब ऐसा नहीं है कि आप आज से प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं करें, आप 1 महीने बाद सोचें कि मैं प्रिपरेशन करना स्टार्ट करूँगा या करूँगी, तो तब तक ना टाइम निकल जाएगा। आपको अगर आरआरबी पीओ बनना है तो आपको प्रिपरेशन जो है वो आज से ही स्टार्ट करनी होगी, और 120 दिन बहुत हैं इसकी प्रिपरेशन स्टार्ट करने के लिए, इसकी प्रिपरेशन करने के लिए। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं आपको सारे ही चीज़ें बताऊंगी, मतलब A to Z सारे ही स्टेप्स कवर किए जाएंगे। तो वीडियो जो है थोड़ी सी लंबी होने वाली है, तो एंड तक इसमें बने रहिएगा। तो अगर हम बात करें आरआरबी पीओ में, आरआरबी पीओ का जो सिलेक्शन प्रोसेस होता है वो 3 स्टेप्स में होता है। पहला प्री होता है, सेकंड होता है मेंस। प्री होता है, प्री को अगर आप क्लियर करते हैं तो आपको मेंस के लिए बुलाया जाता है। आप मेंस क्लियर करते हैं तो उसके लिए बाद आपको इंटरव्यू के लिए जाना होता है। ठीक है, तो ये 3 स्टेप प्रोसेस है इन ऑर्डर टू गेट अ जॉब। अगर बात करें हम प्री की, तो प्री में क्या होता है, आपको 2 सब्जेक्ट दिए जाते हैं, आपके 2 सेक्शन होते हैं। एक होता है रीजनिंग एंड दूसरा होता है क्वांट। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो होते हैं वो होते हैं 80। 40 आपसे रीजनिंग में पूछे जाएंगे, 40 आपसे क्वांट में पूछे जाएंगे। ठीक है, एंड जो टाइमिंग होती है वो होती है 45 मिनट्स। 45 मिनट में आपसे उम्मीद की जाती है कि आप 80 क्वेश्चन करें। 80 तो खैर कोई नहीं कर पाता है, लेकिन हाँ, आपको 80 क्वेश्चंस करने के लिए आपको 45 मिनट्स दिए जाते हैं। ठीक है, और अगर हम लास्ट ईयर की कट ऑफ की बात करें तो लास्ट ईयर की कट ऑफ जो है, क्योंकि ये स्टेट वाइज कट ऑफ जाती है, तो कट ऑफ जो है 50 से 60 के बीच में रही थी। तो आप अपना जो है टारगेट रखिएगा वो 60 का रखिएगा। क्यों? क्योंकि देखो, अगर हम टारगेट 60 का रखेंगे तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि हमारे 55 भी आए, और देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि हमारे पास 65 भी आए। लेकिन दोनों ही कंडीशन में जो है हम वो सेफ जोन में रहेंगे। तो सेफ जोन में रखने के लिए हमें 60 का टारगेट तो लेके चलना ही होगा। ठीक है, तो 60 का टारगेट कैसे कंप्लीट होगा कि 40 में से रीजनिंग में 40 में से 30 ले आए, क्वांट में 40 में से 30 ले आए। इस तरीके से आप बहुत ही आसानी से जो है वो 60 मार्क्स लेके आ सकते हैं। ठीक है, ये हो गई प्री की बात। फिर चलते हैं मेंस में। मेंस में आपके पास 5 सेशन होते हैं। पहला होता है रीजनिंग, देन होता है क्वांट, फिर इंग्लिश या हिंदी। इंग्लिश या हिंदी में जो होती है वो चॉइस रहती है, लेकिन क्या होता है, ये इंग्लिश और हिंदी की जो चॉइस है वो एक आपके लिए प्लस पॉइंट भी है और एक नेगेटिव पॉइंट भी है। तो मैं बता दूँ, सभी लोग जो हिंदी मीडियम से पढ़े हैं तो वो तो प्लीज़ हिंदी ऑप्ट करिएगा, आप इंग्लिश चूज़ करने की गलती ना करिएगा। एंड वो लोग जो इंग्लिश मीडियम से पढ़े हैं वो घर से ही सोच के जाइएगा कि हिंदी लेनी है या इंग्लिश लेनी है। वहाँ पे एग्जाम में बैठ के बिल्कुल भी डिसाइड करने की कोशिश मत करिएगा कि मैं इंग्लिश सेक्शन अटेम्प्ट करूँ या हिंदी अटेम्प्ट करूँ, क्योंकि क्या होता है कि हम ना इंग्लिश के क्वेश्चंस भी देख सकते हैं एंड हिंदी के क्वेश्चंस भी देख सकते हैं कि क्या पूछा गया है। लेकिन अगर हमने वहाँ पे डिसाइड किया तो अराउंड 10 मिनट्स हम वेस्ट कर देंगे यही डिसाइड करने में कि हिंदी करें या इंग्लिश करें, और ऐसा करने में 10 मिनट ना बहुत मायने लगते हैं। जहाँ एक सेकंड मैटर कर रहा है वहाँ आप 10 मिनट इसी चीज़ को डिसाइड करने में वेस्ट कर दे रहे हो कि भाई हिंदी करें या इंग्लिश, तो भाई पेपर हो गया। तो भाई पहले से ही डिसाइड करके जाएं कि आपको हिंदी लेनी है या इंग्लिश लेनी है, एंड उसके अकॉर्डिंग ही आप वहाँ पे अटेम्प्ट करें। ठीक है, और हिंदी इंग्लिश के बाद जीए होती है और कंप्यूटर होती है। तो इन सभी सेशंस को लेके हम बात करेंगे। एंड अगर आप मेंस क्लियर करते हैं तो उसके बाद आपको देना पड़ता है इंटरव्यू।
तो इसमें हम बेसिकली आपको सारे सब्जेक्टों को लेके बात करेंगे कि किस तरीके से प्रिपरेशन की जाए। लेकिन अगर हम मॉक टेस्ट की बात करें तो मॉक टेस्ट इस समय आप बस प्री का देंगे। प्री का इसलिए देंगे कि भाई पहले प्री तो क्लियर हो ले, तभी तो मेंस देंगे। लेकिन कुछ पढ़ाई का तरीका जो है वो इस तरीके से रहेगा कि आपके प्री की भी तैयारी होती रहेगी, साथ ही साथ मेंस की भी रहेगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं रीजनिंग में अगर रीजनिंग को देखा जाए तो मैं इसके सारे क्वेश्चंस को दो पार्ट में डिवाइड करना चाहूँगी। पहला होगा पजल्स एंड सेकंड वन जो होगा वो क्या होगा, बाकी सारे मिसलेनियस क्वेश्चंस बोले तो जो भी पजल्स नहीं हुए वो सारे मैंने मिसलेनियस में रखे। मिसलेनियस में क्यों रखा है, क्योंकि देखो जो पेपर है वो इस तरीके से ही डिवाइड होता है। लाइक सपोज करो 40 क्वेश्चंस हैं तो देयर इज अ मोर पॉसिबिलिटी कि 40 में से 20 तो जो है वो पजल्स हो, 20 मार्क्स की पजल्स हो, 20 क्वेश्चंस पजल्स के हो और 20 जो है बाकी सारे क्वेश्चंस हो। तो और इसकी जो प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी रहती है ना वो भी इस तरीके से ही रहती है कि आप पजल्स को बहुत ही अलग तरीके से प्रिपेयर करते हैं एंड बाकी चैप्टरों को बहुत ही अलग तरीके से प्रिपेयर करते हैं। तो दोनों को ही लेके बात कर लेते हैं। पजल्स की बात करूँ तो पजल्स में ना ज़्यादा तरह की पजल्स नहीं होती हैं। लाइक सिटिंग अरेंजमेंट हो गया। सिटिंग अरेंजमेंट में क्या हो गया, लीनियर बेस्ड पजल्स हो गई, मतलब एक लाइन में लोग बैठे हैं। सर्कुलर बेस्ड पजल हो गई, मतलब एक सर्कल में लोग बैठे हैं। स्क्वायर बेस्ड पजल हो गई, रेक्टेंगुलर बेस्ड पजल्स हो गई। ये तो हो गया सिटिंग अरेंजमेंट को लेकर। फ्लोर बेस्ड पजल हो गई, मतलब लोग फ्लोर पर हैं, ठीक है। और क्या कहते हैं, बॉक्स बेस्ड पजल हो गई। तो इस तरीके से हम देखें तो ज़्यादा से ज़्यादा 10-12 तरह की ऐसी पजल्स होंगी जो कि एग्जिस्ट करती हैं, जो कि पूछी जाती हैं मेनली। तो आपको रोज क्या करना है, रोज एक पजल्स का कॉन्सेप्ट सीख लेना है। पजल्स का कॉन्सेप्ट सीखने का मतलब है लाइक अगर वो सिटिंग अरेंजमेंट, लाइक अगर लीनियर बेस्ड पजल्स हैं, लीनियर बेस्ड पजल्स पूछी जा रही है तो वो किस तरीके से सॉल्व होने वाली है। अगर सर्कुलर बेस्ड पजल्स पूछी जा रही है तो वो किस तरीके से सॉल्व होने वाली है। तो कहीं से भी ऑनलाइन या ऑफलाइन आप इसे सीख लें कि किस तरीके से ये पजल्स होने वाली हैं। तो 10 दिन में आप जो है पूरा पजल्स का अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें। कॉन्सेप्ट क्लियर करने का मतलब बस यही है कि आपको पता होना चाहिए कि लीनियर बेस है तो किस तरीके से अप्रोच लगाई जाती है, स्क्वायर बेस है तो किस तरीके से अप्रोच लगाई जाती है, बस और बस, ठीक है। उसके बाद अगर आपने 10 दिन में अपना कॉन्सेप्ट समझ लिया तो आपको पता ही है कि 120 दिन है हमारे पास। तो 10 दिन अगर में कॉन्सेप्ट क्लियर कर ले रहे हैं तो आपके पास बचते हैं 110 दिन और। अब इन 110 दिन में आपको क्या करना है, आपको रोज 2 पजल्स लगानी है। कोई भी पजल्स उठाइए और लगाइए। आप अगर रोज 2 पजल्स लगा के जा रहे हैं तो 110 दिन में जो है आप 220 पजल्स कवर करने वाले हैं। और जब आप 220 पजल्स करके किसी भी पेपर में जाएंगे ना तो मुझे नहीं लगता, एक तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा होगा। भाई 220 को इस तरह के क्वेश्चंस करके जा रही हूँ मैं, तो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, आएगा ही आएगा। एंड प्लस ना तो कोई ऐसी पजल्स नहीं होगी जो फिर आप क्लियर ना कर पाए। तो प्लीज इस तरीके से अपनी रीजनिंग में जो है वो अप्रोच रखिएगा। अब दूसरा पार्ट आता है मिसलेनियस का मैंने आपसे पहले ही कहा है कि पजल्स को छोड़ के जो भी चैप्टर है वो मैं मिसलेनियस में डाल रही हूँ। अब मिसलेनियस में क्या करना है आपको, पहले दिन एक चैप्टर उठाइए, कहीं से भी अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश करिए। लाइक सपोज करिए कि सिलॉक्स लिया, तो सिलॉक्स में जितने भी तरह की क्या कहते हैं वेन डायग्राम्स बनते हैं, क्या कहते हैं QARB, नो ASB, इस तरीके से वेन डायग्राम बनाना सीख लीजिए। और किस तरीके से क्या कहते हैं स्टेटमेंट को लेके कंक्लूजन क्या रहेगा क्या नहीं, पूरा अपना कॉन्सेप्ट को क्लियर करिए, ठीक है। एक दिन में एक चैप्टर को कॉन्सेप्ट क्लियर किया एंड नेक्स्ट 2 डेज क्या करना है, आपको 50 क्वेश्चंस लगाने हैं। अब 50 क्वेश्चंस आपको लग रहा होगा कि मैं आपको कितने ज़्यादा बता दे रही हूँ, लेकिन एक बार आपको समझ में आता है ना तो सिलॉक्स का क्वेश्चंस करने के लिए 5 क्वेश्चंस करने के लिए 2 मिनट लगते हैं, ये आप सब भी जानते हैं, ठीक है। तो 2 मिनट में 5 क्वेश्चन कर रहे हो तो ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं। तो पहले दिन 25 क्वेश्चन करें, दूसरे दिन 25 क्वेश्चन करें। तो एक तरीके से एक चैप्टर को करने के लिए मैंने कितने दिए, 3 दिन दिए। तो 10-12 चैप्टर भी होते हैं तो ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला, ठीक है। तो इस तरीके से मिसलेनियस का क्वेश्चन जो है करने। मिसलेनियस में आपको मैं बता दूं कि मिसलेनियस में आप चांसेस नहीं ले सकते हैं। देखो पजल्स जो है बन भी सकती है और पजल्स नहीं भी बन सकती है। पेपर में दोनों ही पॉसिबिलिटी रहती है। हम चाहे कितनी भी प्रैक्टिस करके जाएं पर कभी कभार जो है पजल्स जो है हमारी अड़ती है। तो बाकी जो सारे चैप्टर्स हैं ना, इनके कॉन्सेप्ट हमारे बिल्कुल एकदम 100% क्लियर होने, हमारे ना सारे कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर होने चाहिए। मतलब आप पजल्स में हो सकता है कि कोई क्वेश्चन बनाए या नहीं बनाए, लेकिन वहाँ पे बाकी मिसलेनियस क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे से आने चाहिए। और उसके लिए बस तरीका यही है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक दिन आप अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करें और बाकी 2 दिन आपके 25-25 क्वेश्चन लगा लें और ये बहुत ही ना सही रहने वाला है, ठीक है। तो ये तो हो गई रीजनिंग को लेके बात।
ठीक है। अब बात करते हैं हम क्वांट को लेकर। क्वांट में क्या रहेगा, क्वांट में आप क्वांट जिस तरीके से पढ़ते आ रहे हैं, आपका कोई तो तरीका रहा होगा क्वांट को पढ़ने का, आप उस तरीके से पढ़िए। एंड क्वांट में हम बात करें तो पहले एक तो सेशन होता है, एक लार्ज नंबर ऑफ क्वेश्चन अर्थमेटिक के पूछे जाते हैं, डीआई रहता है, सिंप्लीफिकेशन या अप्रॉक्सीमेशन में से एक रहता है, नंबर सीरीज रहती है एंड इनइक्वालिटीज रहती है। नंबर सीरीज लॉन्ग नंबर सीरीज भी हो सकती है, या फिर क्या कहते हैं मिसिंग नंबर सीरीज भी हो सकती है। तो इनके ना एक एक करके कॉन्सेप्ट क्लियर करते जाइए। एक तो अर्थमेटिक को करा करिएगा, एक चैप्टर एक करके हर एक चैप्टर को उठाइए, उसके कॉन्सेप्ट क्लियर करिए एंड प्लस उससे रिलेटेड क्वेश्चंस लगाइए। और फिर आपको डी आई करनी आनी चाहिए, सीरीज करनी आनी चाहिए। लाइक किसी दिन आपने सीरीज के क्वेश्चन उठाए वो करें, किसी दिन आपने इनइक्वालिटीज के क्वेश्चन उठाए वो करें, किसी दिन आपने सिंप्लीफिकेशन या अप्रॉक्सीमेशन के क्वेश्चंस किए, और प्लस रोज कुछ ना कुछ एक चैप्टर अर्थमेटिक का उठाया और वो कॉन्सेप्ट क्लियर किए। अगर बात करें कि ये आप कहाँ से कर सकते हैं, तो देखो मैंने तो अमर सर से किया हुआ है। मतलब मेरी जो है क्वांट स्टार्टिंग में बहुत वीक थी, इतनी ज़्यादा वीक थी कि एक कट ऑफ क्लियर करना भी बहुत मुश्किल था। लेकिन आज मेरे में इतना कॉन्फिडेंस है कि चाहे वो प्री का क्वेश्चन हो या मेंस का, हो सकता है कि टाइम टेकिंग मतलब हो सकता है कि मैं बहुत ज़्यादा वक्त लगा दूँ उस क्वेश्चन को सॉल्व करने में, लेकिन वो मेंस का भी कितना भी टिपिकल भी क्वेश्चन होगा ना तो मैं उसे सॉल्व कर लूँगी। एंड दी ओनली क्रेडिट गोज टू दिस इज़ टू अमर सर। मतलब इसमें मेरी क्वांट को हेल्प करने में बहुत मदद की है। वो पूरा तरीका भी बताते हैं कि किस तरीके से उनके चैप्टर्स को पढ़ना चाहिए, या तो आपको उनके चैप्टर्स में मिल ही जाएगा, एंड अगर नहीं मिलता है तो मुझे बता दीजिएगा, मैं आपको पूरी डिटेल वीडियो बता दूंगी किस तरह की क्या अप्रोच रहती है अमर सर के वीडियोस को करने की, जिससे कि आप 100% श्योर सिलेक्शन ले सकते हैं। तो क्वांट को आप देख लीजिएगा, आप जिस भी टीचर से पढ़ना चाहते हैं आप उससे प्लीज़ पढ़िए और अच्छा खासा अपना टाइम दीजिए। ठीक है, ये हो गई क्वांट को लेके बात। नेक्स्ट चलते हैं हम इंग्लिश को। इंग्लिश या हिंदी, देखो मैं एक इंग्लिश मीडियम से हूँ तो मेरी हिंदी तो वीक ही थी और प्लस मेरी इंग्लिश भी वीक थी। मतलब हिंदी तो बहुत ही ज़्यादा बर्बाद थी मेरी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं इंग्लिश में बहुत अच्छी थी, मेरी इंग्लिश भी वीक थी। तो मैंने जितनी भी मेहनत की वो इंग्लिश को लेके की। हिंदी के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप मॉक लगाइए और मॉक में अगर आप अच्छा ला पा रहे हैं तो इट्स गुड फॉर यू। इंग्लिश के लिए मैं आपको बता देती हूँ, इंग्लिश के लिए क्या रहेगा। इंग्लिश के लिए ना सबसे पहले इस बात को तो दिमाग में से निकाल दें कि आपको जो है वो ग्रामर के रूल्स रट के आप इंग्लिश को क्लियर करने वाले हो। जितना जल्दी आपके दिमाग में ये सेट हो जाएगा कि ग्रामर के रूल्स रट के तो मेरी इंग्लिश क्लियर नहीं होगी, उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। ज़्यादा टाइम नहीं देना होता है इंग्लिश को। इंग्लिश में क्या करना है, रोज़ सुबह उठ के आधा घंटा न्यूज़पेपर पढ़े। न्यूज़पेपर में एक तो मेन तो तरीका है कि द हिंदू का एडिटोरियल पढ़ लीजिए, नहीं है तो किसी और का पढ़ लीजिए, क्योंकि द हिंदू जो है सबसे कठिन है, उसे आप इजी पढ़िए। टाइम्स ऑफ इंडिया का पढ़ लीजिए, ठीक है। आधा घंटे एडिटोरियल पढ़े, उसी में से कोई 5 या 10 वोकैब जो है रोज डेली आपकी 5 से 10 वोकैब ही करना। ऐसा नहीं है कि मुझे 20 और 30 वोकैब करनी है भाई। अगर आप 10 वोकैब कर रहे हो और आप 120 दिन तक ये काम कर रहे हो तो कितनी पता 1200 वोकैब हो जाती है। और 1200 वोकैब नहीं होती है, आपको लग रहा है ये बहुत कम है। और ना वोकैब याद करते समय क्या होगा कि आप आज याद करोगे कल भूल जाओगे, कोई बात नहीं है, कोई भी बात नहीं है, भूलते चलिए, दोबारा उन्हें याद करेंगे। एक 1200 वोकैब याद करोगे ना तो 1200 में से 600 तो रिपीट होने वाली है, क्योंकि आज आप याद करोगे कल आप भूल जाओगे। थोड़ा बहुत रिवीजन भी करते रहिएगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, 5 से 10 वोकैब डेली याद करनी है। एंड एक कोई ग्रामर की बुक उठा लीजिए। ग्रामर की बुक उठाने का मतलब ये नहीं है आपने रेड एंड मार्टिन उठा ली, भाई वो बहुत ही एक टिपिकल बुक है, उसे ना उठाएं। कोई भी 5th-6th क्लास की स्टैंडर्ड की बुक ले लो और उसको पढ़ डालो। मतलब रोज आधा घंटा आपने बना लिया है कि मुझे इसे पढ़ना है, और उस किताब के 2-4 बार पढ़ डालो। 2-4 बार पढ़ने से क्या होगा कि आपको पहले कोई कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, सेकंड टाइम आप जब रीड करोगे कोई कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, ठीक है। तो इस तरीके से अगर 1.5 घंटा आपने रोज दे दिया तो आपकी इंग्लिश जो है बहुत अच्छी होने वाली। इसको देते हैं तो बहुत ही अच्छी हो जाएगी। प्लस आप इसमें एक और प्लस पॉइंट कर सकते हैं, वो क्या है, हर 2 या 3 दिन में या हर रोज एक कॉम्प्रिहेंशन भी लगाएं, ठीक है। कॉम्प्रिहेंशन में क्या होता है कि हम रीडिंग हैबिट तो डेवलप कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जब इस तरीके से आता है ना कि आपको एक पैराग्राफ दे रखा है, आप उसमें से पढ़िए एंड फिर जो क्वेश्चंस दे रखे हैं उनके आंसर दीजिए,
आप नहीं कर पाते हैं, क्यों? क्योंकि आपको वो हैबिट ही नहीं है। तो अगर आप वो हैबिट डेवलप भी करना चाहते हैं तो उसके लिए आप क्या कहते हैं, एक जो है कॉम्प्रिहेंशन रूल्स लगाया करिए। अगर आपने इस तरीके से अपने 1.5 से 2 घंटे देते हैं इंग्लिश को और पूरे 120 दिन तक देते हैं, तो आपकी इंग्लिश ज़रूर इम्प्रूव होगी। एंड मैं आपको बता दूं, जब स्टार्टिंग में आप जब न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट करेंगे ना, तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। की चिंता मत करिए, सबके साथ ऐसा ही होता है। मेरे साथ भी ऐसा हुआ था, आपके साथ भी हो सकता है ऐसा ही हो। तो इतने टेंशन में मत आ जाइएगा। महीने भर हो सकता है आपको चीज़ें समझ में नहीं आए, लेकिन महीने भर में ही ना आपको इम्प्रूवमेंट दिखने लगेगा। वहाँ जहाँ आपके 2-4 मार्क्स लाने में भी प्रॉब्लम होती थी, अब चीज़ें आपको समझ में आने लगेगी। एंड ऐसा करते करते अगर आपने 4 महीने दे दिए तो इंग्लिश में आपको एक बहुत ही डिफरेंट चेंज देखने को मिलेगा। फिर मतलब आप जहाँ इंग्लिश को लेकर इतना डरे हुए ना, आपका जो है ये एक बहुत ही स्कोरिंग सब्जेक्ट बन जाएगा। तो इंग्लिश की प्रिपरेशन तो आप ऐसे ही करिएगा। नेक्स्ट आता है जीए। जीए का करने की सबकी अपनी अपनी अप्रोच होती है। मैं अपनी अप्रोच बताती हूँ। इसमें क्या करना है, आपको डेली जीए याद करनी है, ठीक है। कहीं से भी जीए उठा लिया, आप अड्डा की करें या क्या कहते हैं, अड्डा की करें या फिर क्लाउड की करें या किसी की भी जीए कर लो, उससे कोई मतलब नहीं है। डेली जीए करो, डेली आज की जीए आज याद कर ली, और उसमें भी ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है। और आज की जीए आज कर ली, मैं अफेयर क्लाउड से करती थी, तो आप देख लेना आपको कहाँ से करनी है। तो आपने आज की जीए आज करी, फिर नेक्स्ट डे क्या होता है, उसकी क्विज लगा ली। तो यानी आपने जब जो जीए याद करी, उसका आज क्या हो गया, नेक्स्ट डे क्या हो गया, उसका रिवीजन हो गया, ठीक है। इस तरीके से पूरे हफ्ते की। अब संडे को क्या है, संडे को जीए नहीं आती है, तो उस दिन क्या करना है, आपको पूरे हफ्ते की जो भी आपने याद की उसका दोबारा रिवीजन करना है। प्लस एक क्या कहते हैं, वीकली क्विज भी आती है, वो भी लगा ली। तो इसमें क्या हो गया, आपने जो भी किया, पहले एक बार रिवीजन कब हो गया था, जब आपने पहले दिन की जीए लगाई। तो दूसरी बार आपका रिवीजन क्या हुआ, नेक्स्ट डे जब आपने उसकी क्विज लगाई। अब थर्ड रिवीजन, वो क्या कहते हैं, सेकंड रिवीजन कब होगा, वीकली क्विज लगाओगे तब, ठीक है। सेकंड रिवीजन हो गया, और उस दिन सारे उस पर भी जाके देख लेगा, मतलब सारी न्यूज़ को भी जाके देख लेगा। एंड फिर मंथली रिवीजन कर लो। तो इस तरीके से 3 रिवीजन तो यही हो गए आपकी प्रिपरेशन करने के दौरान। और फिर 2 बार रिवीजन तब कर लेना जब आपका पेपर हो। लाइक अगर पेपर है 10 दिन बाद, तो 10 दिन पहले से चालू करना। 10 दिन में आप 4 महीने की रीजनिंग कवर, वो जीए कवर कर ही लोगे। तो इस तरीके से आपने पेपर देने से पहले आपने 5 से 6 बार जो है उसका रिवीजन कर लिया। एंड अगर आपने 5 से 6 बार जो है जीके का रिवीजन कर लिया, तो ये बात जो लोग कहते हैं ना कि हम भूल जाते हैं, हमें याद नहीं रहता, ऐसा होगा ही नहीं। देखो, एक बार पढ़ोगे तो भूल जाओगे, 1 से 2 बार किसी चीज़ को पढ़ते हैं तो हम भूलते ही हैं। लेकिन 5 से 6 बार अगर मैंने किसी चीज़ के रिवीजन कर लिए, तो चाहे मेरी ग्रैबिंग पावर कितनी भी स्लो सही, कितनी भी डाउन सही, मैं श्योर शॉट मुझे ये चीज़ें याद होने लग जाएंगी। तो जीए में तो आप बिल्कुल इसी तरीके से करिएगा। मैं जो है अफेयर क्लाउड से पढ़ती थी, आप अड्डा से भी देख सकते हैं, अड्डा का भी सही रहता है। और भी कई सारी वेबसाइट्स होंगी जहाँ से आप कर सकते हैं। लाइक कपिल काटपाल सर हैं, उनका भी मैंने सुना है, वो अच्छे से पढ़ाते हैं। तो आप देख लीजिएगा आपको कहाँ से करनी है। लेकिन जिसको भी फॉलो कर रहे हो ना, उसको बहुत ही सिंसियरली फॉलो करिएगा। अब ठीक है, तो ये हो गया, हमने रीजनिंग देख लिया कैसे पढ़ना है, हमने क्वांट देख लिया, हमने इंग्लिश हिंदी देख लिया, हमने जीए देख लिया। अब एट द एंड क्या बचता है, कंप्यूटर। भाई कंप्यूटर, मैंने तो बीटेक की हुई है, मैं बीटेक की हुई है, वो भी आईटी सेक्टर से, मतलब सीएस ब्रांच थी मेरी। तो मेरे लिए तो भाई मैंने तो कभी कंप्यूटर के लिए कुछ प्रिपरेशन नहीं की है खास। लेकिन आप क्या कर सकते हैं, आप कैप्सूल उठा सकते हैं, आपको अड्डा का कैप्सूल मिल जाएगा। ओले बोर्ड भी आई गेस प्रोवाइड करता होगा, ज़्यादा जानकारी नहीं है, मेरी जो ज़्यादा फोकस रहता था वो अड्डा को ही लेके रहता था। तो अपना एक दो कैप्सूल निकाल लें और उसको पढ़ लें। आप 1-2 कैप्सूल भी अगर करके जा रहे हो ना, रोज़ एक पेज भी लिया, सपोज करो आपने कैप्सूल निकाला, कंप्यूटर का कैप्सूल निकाला, अड्डा का भी निकाल लिया, और ओले बोर्ड भी अगर प्रोवाइड करता है तो उसका भी निकाल लिया, ठीक है। अगर एक पेज भी रट्टा मारोगे ना, तो भी 40 से 50 दिन में एक कैप्सूल हो जाना है। और फिर अगर आप कैप्सूल रट के ज़्यादा, तो भाई क्लियर हो जाएगा। बस कंप्यूटर में ये ध्यान रखिएगा कि ज़्यादा तुक्के मत पीड़िए, जितने क्वेश्चन आ रहे हैं उतने ही करिएगा। क्योंकि अगर वो पेपर कठिन आ रहा है तो सबके लिए आ रहा है, ईजी आ रहा है तो सबके लिए आ रहा है। तो तुक्के तो मत ही मारिएगा। अगर आपको लगता है कि हाँ ये ठीक हो सकता है, तो ही उसको ऑप्ट करिएगा, ठीक है। बस इस तरीके से आपको प्रिपरेशन करनी है। हमने सारे सेशन कवर कर लिए हैं कि किस तरीके से प्रिपरेशन करनी है। लेकिन देखिए, मैंने तो आपको बता दिया तरीका कि किस तरीके से आपको प्रिपरेशन करनी है और किस तरीके से नहीं करनी है। लेकिन अब ना ये आप पे डिपेंड कर रहा है कि आप इसको फॉलो कर पा रहे हो या नहीं। क्योंकि देखो, टाइम टेबल बनाना तो बहुत आसान है, कोई भी बना सकता है, मैंने भी आपके लिए बना दिया। लेकिन फॉलो आपको ही करना है। एट द एंड ऑफ द डे काम आपको ही करना है। क्यों? क्योंकि जॉब आपको चाहिए। तो स्टार्टिंग के डेज तो बहुत ही टिपिकल रहने वाले
है, क्योंकि देखो अगर आप प्रिपरेशन नहीं कर रहे हो, आप नहीं पढ़ रहे हो, तो 8 से 10 घंटा स्टार्टिंग में देना बहुत ही मतलब बहुत ही टिपिकल होगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि हो नहीं पाएगा। अगर आप अपना टाइम देना चाहोगे तो आप दे पाओगे। 15-20 दिन करिएगा, फिर आपकी एक हैबिट में डेवलप हो जाएगा। एंड 120 दिन कब निकल जाएंगे आपको पता ही नहीं चलेगा, और आपकी पूरी जो है तैयारी हो भी जाएगी। तो आप इस तरीके से तैयारी करते रहिएगा। प्लस मैं एक वीडियो इस पर भी बना दूंगी कि किस तरीके से मॉक अटेम्प्ट करना है, क्योंकि तैयारी तो कर ही रहे हो, लेकिन तैयारी में कुछ गेन हो रहा है कि नहीं हो रहा है वो हमें मॉक से ही पता चलता है। तो मैं आपको एक वीडियो ये भी बना दूंगी कि मॉक किस तरीके से अटेम्प्ट किए जाते हैं, किस तरीके से उसकी एनालाइसिस की जाती है। तो जो भी मैंने बताया है उसे फॉलो करिएगा। एंड अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन हिट करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले। एंड उन सभी लोगों के साथ इसे शेयर करें जो कि RRB के लिए तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस